Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have discussed how Hitler rise to power. कि हिटलर शासन में किस प्रकार आया. उसमें हमने देखा था जैसे 2014 से पहले की कंडीशन थी कि कांग्रेस ने हमारे यहाँ ऐसी हालत कर दी थी कि डेली हम कोई नया स्कैम देखते थे. देश में कहीं ना कहीं एक डेस्परिटी का, हताशा का माहौल था कि किस प्रकार इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकला जाएगा. और हमें एक उम्मीद नजर आई नरेंद्र मोदी जी में. वैसा ही कुछ यहां भी हुआ. 1929 में जब महामंदी आई, उसके बाद जर्मनी ज्यादातर लोन पर काम कर रही थी, यानी कहां से, ज्यादातर अमेरिका से लिया हुआ पैसा था जिसके ऊपर. अब अमेरिका ने रिकवरी करनी शुरू कर दी. जब खुद वहां ही लॉस हो रहा था, वहां की इकोनॉमी संकट में थी, तो उन्होंने रिकवरी स्टार्ट कर दी. तो धीरे धीरे यहाँ माहौल ऐसा बना कि लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए जर्मनी के अंदर. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया. उसके साथ साथ जो नेसेसिटी थी, बेसिक जरूरतें थी, बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी. उसके साथ साथ आपने देखा वर्साइले ट्रीटी थी, उससे पहले ही इनके ऊपर इस प्रकार की शर्तें लगाई गई थी. जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज थे उनके ऊपर अलायंस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था. तो ऐसी सिचुएशन में इसने एक ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी जो इन सारी परिस्थितियों से देश को बाहर निकाल के मजबूती से खड़ा कर सके और लोगों को रोजगार दिला सके. अब ऐसी स्थिति में हिटलर, आपने पढ़ा था किस प्रकार, अच्छा वक्ता तो था ही, उसके साथ उसने एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहां भी इसी प्रकार प्रॉमिस कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा. व्हाटएवर कंस्पिरेसीज आर डन बाय डिफरेंट कंट्रीज विद अस, वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक, हम उसका जवाब देंगे. और उसके साथ देश के सम्मान को वापस लौटाया जाएगा. और उसी का परिणाम था 1932 में जब चुनाव हुए तो हिटलर को 37% वोट मिले, सबसे बड़ी पार्टी बनी. उसके बाद हिटलर शासन में आया. अब है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. हिटलर में शासन में आने के बाद किस प्रकार लोकतंत्र को खत्म कर दिया. इससे पहले वेमार रिपब्लिक था, जहां चुनाव होते, चुनाव के द्वारा सरकारें बनती थी. चुनाव के द्वारा हिटलर बने थे. हिटलर भी चुनाव के बाद ही बने थे. 37% वोट मिले, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 32 के चुनाव में. लेकिन उसके बाद चुनाव की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, बंद कर दी गई. अब देखो इसमें किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया. 1933 में, 32 में जब चुनाव उनको बहुमत मिला, तो 1933 में प्रेसिडेंट ने, जैसे हमारे सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट का है, तो वहां भी प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वहां चांसलर होता है. तो चांसलर की शपथ दिलाई किसको, हिटलर को. हिटलर देश के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बने वैसे नए चांसलर बने. अब हिटलर ने चांसलर बनते ही इनको शपथ किसने दिलाई थी, प्रेसिडेंट कौन था, इस चीज का याद रखिए, एक नंबर में आ सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शपथ दिलाई चांसलर की. अब उसके बाद अचानक से उस पार्लियामेंट के अंदर आग लगती है. उस मिस्टीरियस फायर वाज देयर, कोई रीजन पता नहीं चलता. उसके बाद जो भी बेसिक प्रोसीजर फॉलो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था जो की गई थी, उसका कुछ पता नहीं चलता, जिसकी वजह से नुकसान हुआ. हिटलर के आसान हो गया अपनी व्यवस्था को स्थापित करना. अब हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री, एक नया आदेश पारित किया, जिसके द्वारा जितने भी अधिकार, सिविल राइट्स आर सस्पेंडेड, मौलिक अधिकार जैसे हमें मिलते हैं, राइट टू स्पीक और द फ्रीडम ऑफ मीडिया, ये सारी क्या है, इनके ऊपर रोक लगा दी गई. किसके द्वारा, फायर डिक्री, जो 28 फरवरी में एक आदेश आया था, उसके द्वारा. अब है जैसे ही वो शासन में आया, इस प्रकार आदेश लगा दिए गए, लोगों के अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, तो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए. उसके बाद किसके लिए, अब उनकी बारी आई जो उसके दुश्मन थे, आइदर द ओपोनेंट्स, अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, और द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, चाहे अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उनकी बारी आई. उनको उन्होंने साइड करना शुरू कर दिया. और कहां, कंसंट्रेशन कैंप. एक कंसंट्रेशन कैंप क्या है, आइसोलेटेड एरिया, एक ऐसा एरिया जिसमें कि अलग रखा जाता था लोगों को, बिना किसी रीजन के उनको जेल के अंदर, प्रिजन जेल बना दिया गया. और उसके चारों तरफ किसकी वायर, इलेक्ट्रिक वायर कर दी गई थी, वहां भेज दिया गया. अब सबसे महत्वपूर्ण उसने उसके बाद क्या, 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को उसने एक फेमस एनेबलिंग एक्ट लागू किया. एनेबलिंग एक्ट के द्वारा उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, यानी जो प्रेसिडेंट वगैरह सब को निरस्त करने के बाद सारी पावर अपने हाथ में ले लिया. रूल बाय डिक्री, सीधा ऊपर के शाही आदेश से शासन करना शुरू कर दिया. इस प्रकार से पूरा नियंत्रण किया. सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने अनुसार ढाल लिया गया, सिक्योरिटी फोर्स को अपने इच्छा के अनुसार बदल दिया गया, अलग अलग फोर्सेस बना दी गई और उनको छूट दे दी गई, खासकर उन वर्गों के खिलाफ जो कि जिनको कोई पसंद नहीं करता था, उन परिस्थितियों को, उन कंडीशंस को मोल्ड करने के लिए. अब बारी आई कि जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस इकोनॉमी को रिकवर करने का प्रयास कैसे किया, अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के साथ साथ पॉलिटिकल जो स्ट्रेंथ थी वो कैसे प्राप्त करने का प्रयास किया हिटलर ने.
और रिकंस्ट्रक्शन में क्या था, हिटलर ने सबसे पहले इकोनॉमी पर ही फोकस किया, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। उसने हेजमार सेसे अर्थशास्त्री थे, उनको नियुक्त किया, उनको बताया कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। उसने सुझाव दिया फुल एम्प्लॉयमेंट फुल प्रोडक्शन, कि सबको रोजगार मिले, प्रोडक्शन जितना जर्मनी के अंदर रिसोर्स है उसके अनुसार प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन पैसा नहीं देगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला थ्रू स्टेट फंडिंग, सरकार पैसा लगाए, हिटलर ने माना। और उसके बाद एक फेमस कार, कौन सी, वोल्क्सवैगन, वो बनी। अब उसके बाद उसने आगे प्रयास किया कि क्यों न अब देश को पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया, क्योंकि हिटलर कहां का रहने वाला था, हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 1889 में, उसके बाद जर्मनी का शासक बना था। तो उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी दोनों देश। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, जो कि छोटा सा देश है, उसके अंदर एक जगह थी सडेनलैंड, सडेनलैंड में ज्यादातर जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, तो उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर हमने देखा था अलायंस के द्वारा, खासकर फ्रांस के द्वारा, उसका राइनलैंड एक जगह थी जहां से कोयले का अच्छा उत्पादन होता है, उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको उसने वापस लिया वहां से। एक लीग ऑफ नेशन जिसका एक सदस्य बना हुआ था, उसे भी वापस बाहर आ गया। अब जर्मनी ने इस प्रकार अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। तो उसके बाद फिर वापस इसका जो अर्थशास्त्री था, उसने जो सलाह दी कि थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी इकोनॉमी को, फंडिंग की, पैसे की। अब उसके बाद उसको विदाई कर दी गई। हिटलर ज्यादा विद्वान लोगों को पसंद नहीं करता था, बस ज्ञान इतना ही है जितना मेरे को चाहिए, बस। उसके बाद उसकी विदाई कर दी गई और उसने नया तरीका अपनाया इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने का। उसने क्या तरीका अपनाया कि अब हमारे पास रास्ता, ये रिसोर्सेज कहां से आएंगे, हमारे पास तो सीमित है, जो रिसोर्सेज तो हर देश के पास सीमित है, वी कांट इंक्रीज देम। ऐसा तो नहीं हमारे पास कोयला, आयरन और या कॉपर के रिसोर्सेज हम उनको बढ़ा लेंगे, तो वो बढ़ेंगे कहां से, वो दूसरी जगह जहां मिलते हैं वहां तक पहुंचा जाए। तो इसने वही तरीका अपनाया, टू इंक्रीज द टेरिटरीज, अपने एरिया को बढ़ाया जाए। तो आसपास लगते देश थे उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, अपने एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मानते हैं कि हिटलर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा था इस लेबोरेटरी का, वो था पोलैंड। 1939 इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो वर्साइले ट्रीटी की गई थी 1939 में, पोलैंड को किसको सौंप दिया गया था, रशिया का हिस्सा बना दिया गया था। अब पोलैंड पर कब्जा हो गया, तो हिटलर थोड़ा सा और जोश में है कि धीरे धीरे लगातार उनको आगे जितनी जरूरत थी उतनी कामयाबी मिल रही थी, हर एरिया पर कब्जा कर रहे थे जहां उन्होंने कम। उसी जोश में उन्होंने 1941 में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर 1941 में। और ये मानी जाती है उसकी इतिहास में सबसे बड़ी भूल थी हिटलर की। इससे पहले उसने एक छोटी संधि की थी, दो देश और, इटली और जापान, इसके शामिल हो गए थे हिटलर को सुप्रीम लीडर मानने के लिए, कि सर्वोच्च नेता बनाना है इसको। और हिटलर जर्मनी के साथ हुआ, जर्मनी को एक बड़े राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। अब इन दो देशों का समर्थन मिला हुआ था, इन्होंने 1941 में आक्रमण किया। उस गलती का परिणाम क्या निकला, ईस्ट साइड में लगता है जर्मनी के रसिया, और वेस्ट में है ब्रिटेन। रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ये अलायंस के पार्ट थे, इनका आपस में समझौता था। तो इधर से तो वेस्टर्न बॉर्डर खाली, जिधर से ब्रिटेन था, और रशिया के प्रारंभ में तो पहले मजबूत देश था। अब दोनों तरफ से मारेंगे, इधर से तो अगर वेस्ट की बात करें तो ब्रिटेन ने हमला कर दिया, उधर ईस्ट साइड से रशिया मजबूत था, उसने उसमें बुरी तरह हराया जर्मनी को। तो जर्मनी को वहां से हार का सामना करना पड़ा, हालांकि उस टाइम तक सरेंडर नहीं किया हिटलर ने। लेकिन उसी वैसी ही एक बेवकूफी फिर किसने कर दी, जापान ने, जो किसका पार्टनर था, ये एक्सिस पावर थे। एक्सिस पावर ये तीन देश मिलकर बने थे। जापान भी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम पर इसने 1945 में पर्ल हार्बर, जो कि नेवल बेस था किसका, यूएसए का, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसके ऊपर बमबारी कर दी। और उसके बदले में रिवर्ट बैक करते, तब तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, उस पर जैसे अटैक हुआ अमेरिका ने, उसके बाद पहली बार इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान वहीं से समाप्त। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, और मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। तो ये उसने उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का प्रयास किया था, उसको उसने नाम दिया था लेबेंसराम, की एरिया जीते, उसके बाद
उनके ऊपर कब्जा करे, रिसोर्सेज नहीं आएंगे, हमारे लोगों को रहने की जगह मिलेगी। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम था। लेकिन वो सारा जैसे उसने पहले पोलैंड और पोलैंड के बाद जब रशिया के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद बुरी तरह हार हुई तो जर्मनी वहीं रुक गया या वहीं खत्म हो गया। अब अगली बार हम पढ़ेंगे कि नाजी वर्ल्ड व्यू, कि नाजी बाकी संसार या बाकी सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे, किस प्रकार के विचार थे, और वास्तव में नाजी पार्टी के नहीं, वो हिटलर के क्या कुछ विचार थे। इफ यू इन डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।